Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज कुछ दिन पहले पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया गया। आज हम उस हवाले से प्रोग्राम बात कर रहे हैं क्योंकि मैं ख़ुद फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और मैंने इस फील्ड में ज़ाहिर स्टडी भी किया है और ये मेरे कोलीग्स हैं सब लोग, मतलब हम लोग जूनियर सीनियर रहे हुए हैं, क्लास फेलोज़ रहे हुए हैं, तो इसलिए मैं फ़ील कर सकती हूँ उन तमाम इश्यूज़ को जो कि इस फील्ड से रिलेटेड हैं। आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं कि कैसे पूरे मुल्क में इसके बारे में अवेयरनेस और आगाही को बेहतर किया जाए। शफकत ब्रेक से पहले कुछ कहने के लिए बेचैन मैं थे। ये कहना चाह रहा था कि अब काशिफ साहब जिस तरह हैं माशाल्लाह हम सब में सीनियर हैं और बहुत इन्होंने काम किया हुआ है, तो रिहेबिलिटेशन के हवाले से जिस सेटअप में ये बैठे हुए हैं वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फिजियोथेरेपी का, या जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ वहाँ पर फिजियोथेरेपी का एक बहुत अच्छा सेटअप है, इंडिपेंडेंट सेटअप है। जैसे कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स है ना जी ये, तो डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ हैं, सर्जन्स हैं, फिजिशियंस हैं, पीड्स सर्जन्स हैं, पीड्स मेडिसन है, इवन साइकेट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, तो वो रेफ़र करते हैं कि ये केस फिजियोथेरेपी के डोमेन में आता है और आप उनसे जाकर करें। और इवन जो हमारे बड़े अच्छे यहाँ के डॉक्टर्स हैं वेल नोन, जिसमें न्यूरो सर्जन्स हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं या इवन जनरल सर्जन, उनके जो प्राइवेट सेटअप्स बने हुए हैं उन्होंने बाकायदा वहाँ पर अलग से रिहेबिलिटेशन सेटअप्स बनाए हुए हैं और वहाँ पर फिजियोथेरापिस्ट हैं और उनको पता है कि आफ्टर सर्जरी जो पेशेंट की रिकवरी है वो फिजियोथेरापिस्ट के अलावा नामुमकिन है। बिल्कुल। तो ऐसा भी है और उसमें मैं अपनी जो फील्ड के लोग हैं उनको ये पैगाम देना चाहूँगा कि वो अपनी फील्ड पर फोकस करें और उसमें अपने आप को इतना मनाएं कि जो आपके साथ कलीग हैं, आपके टीम वर्क है, आपको उनके ऊपर इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो पेशेंट्स आपकी तरफ भेजें। और वर्दा, आपने जिस अपनी एक्सपर्टीज़ का या स्पेशलिटी का बता रही थी वो बड़ी मतलब इंट्रीगिंग है, उसके बारे में बताइए कि ज़्यादातर फिजियोथेरेपिस्ट क्यों इन एरियाज़ में नहीं आए। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ना आईसीयू में काम करना, इट इज़ फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट ये एक बहुत एक हेक्टिक एक फ़िज़ियोथेरेपी, अगर हम उस प्रोफेशन को देखा जाए, क्योंकि उसमें ज़्यादा आपके पेशेंट की फ़िज़िकल फिटनेस और ये चीज़ें होती हैं, लेकिन आईसीयू में पेशेंट के साथ 24 आवर्स आपकी जो है वो एफ़र्ट होती है कि आपने पेशेंट्स को वेंटिलेटर से ऑफ़ करवाना है, अगर पेशेंट्स का कोई रेस्पिरेटरी इश्यूज़ चल रहे हैं आपने उनको मैनेज करना है, तो ये एक स्पेशली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए ना एक बहुत हार्ड एरिया है और आपकी नाइट ड्यूटी 24 आवर्स ड्यूटीज़ होती हैं पेशेंट्स के साथ। और सेकेंडली आईसीयू में मैं समझती हूँ कि जितनी पेशेंट को एक फ़िज़िकल थेरेपिस्ट एक उसका मसीहा बनता है, आई डोंट थिंक सो। फॉर एग्जांपल आपको पता है आईसीयू इज़ ए क्रिटिकल केयर इमरजेंसी, जहाँ पे पेशेंट्स जो हैं जिनका अपने कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं या पेशेंट्स को ब्रीदिंग इशू हैं। अगर मैं कार्डिक सेटअप से बात करूँ कि पेशेंट्स की ओपन हार्ट सर्जरी के बाद पेशेंट को बिल्कुल एक नई ज़िंदगी देता है एक सर्जन, और उसके बाद पेशेंट को फिज़िकली रिहेबिलिटेट करना, क्योंकि पेशेंट उस टाइम साइकोलॉजिकली, फ़िज़िकली, मेंटली, सोशली एवरीथिंग पेशेंट की डाउन होती है। और अगर आप पेशेंट को उठा देते हैं बेड से, उसको वॉक कराते हैं, उसको बैक टू एक नॉर्मल पर्सन लेके आते हैं, तो ये पेशेंट के लिए एक वेलबींग के लिए, उसकी सोशल और उसकी फैमिली वेलबींग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और सेकेंडली ये है कि हम सर्जन ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन अब उसके साथ जितनी आप एफ़र्ट कर सकते हैं उसको फिज़िकली रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। हमने पेशेंट को, हमारी कुछ कार्डिक रिहेबिलिटेशन फेजेस होती हैं कि 4th फेज़ तक ऑलमोस्ट ये 6 मंथ्स तक का टेन्योर होता है, जिसमें हम पेशेंट्स के साथ रहते हैं, उनकी कार्डिक पल्मोनरी एंड्योरेंस के ऊपर काम करना, उनकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग, उनकी फ़िज़िकल फिटनेस और उनकी रिकरेंसी को रोकना, क्योंकि एमआई जो मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो रिकरेंसी भी होती है कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन दोबारा हो गई। तो फिर बता, ये काम जो है ये आपकी ज़िंदगी में मतलब कैसे मैनेज करती हैं लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी और काम, अगर 24 घंटे आप बिल्कुल इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। ज़ाहिर बात है आपकी फैमिली लाइफ भी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और आपकी इवनिंग नाइट्स ड्यूटीज़ और उस तरीके से मैनेज करना, लेकिन जो एक आपको एक अपनी जर्नल आपकी प्रोफेशन के साथ जो सेटिस्फेक्शन होती है कि जस्ट यू आर पेइंग समथिंग, आप अपनी नॉलेज का पे पार्ट कर रहे हैं अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को, और जब कोई एक
एक आह भरी सांस और एक या किसी के fresh- दुख दर्द का दावा कर रहे हैं, और मैं ये बहुत कहती हूँ बड़ी कि बात। अगर आप पेशेंट को वापस उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग लेवल के ऊपर लेके आ रहे हैं ना, और उस टाइम जो पेशेंट की दुआ होती है वो आपकी लेकिन इज इट रिवॉर्डिंग एज वेल कि बिल्कुल। आपको मतलब जब पे चेक मिलता है तब भी खुशी होती है उतनी जितनी कि आपको दुआओं के साथ होती है? कि खाली दुआओं से ही गुजारा होता है? अनफॉर्चुनेटली देखें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको भी आइडिया होगा और माशाल्लाह मेरे सब सीनियर्स बैठे हैं, वी आर नॉट पेइंग इनफ जितना हम लोगों के अंदर पोटेंशियल है और जितनी हमारी फील्ड जितनी स्ट्रॉन्ग है और जितनी कॉम्पिटेंसी वाइज, बिकॉज हम सिर्फ एक डोमेन को नहीं देख रहे होते। अगर मेडिकल डॉक्टर है, सर्जन है, तो वो एक डोमेन को देख रहा है, हम तो ओवरऑल पेशेंट की सारी रिहेबिलिटेशन को देख रहे होते हैं, उसकी फ़िज़िकल, उसकी मेंटल, उसकी सोशल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो उस तरह हमें उस तरह ना पे अच्छा किया जाता है, ना रिवॉर्ड उस तरीके से मिल रहा होता है। अब हमें गवर्नमेंट सेटअप में है, ज़ाहिर बात है उस तरीके से जितना वर्कलोड है, यानी अगर टर्शियरी हॉस्पिटल अगर 700, मेरा हॉस्पिटल 700 बेडेड हॉस्पिटल है, बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पर पेशेंट बेड कैपेसिटी अगर आईसीयू भी देखें तो अगर 9 बेडों का एक आईसीयू है तो उस पर भी एक फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहा है, और उसके लिए काफ़ी हेक्टिक हो जाता है कि 9 पेशेंट्स को एक फिजियोथेरेपिस्ट देख रहा है। ये पर शिफ्ट की बात कर रही हैं आप या ये overall? नहीं, ये पर शिफ्ट की बात कर shift, रही हूँ ठीक जी। है। हमारी इवनिंग रोटेशंस हैं, मॉर्निंग रोटेशंस हैं, मैं पर शिफ्ट की बात कर रही हूँ, और उस लिहाज से हमारी सीट्स भी कम हैं गवर्नमेंट सेटअप्स पे। लोग आना चाह रहे हैं आगे, यंग ग्रेजुएट्स चाह रहे हैं कि वो आएँ, इस फील्ड को काम करें, इस फील्ड को और पीक तक लेके जाएं, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ की भी कमी है। क्यों है? इसके आपको क्या लगता है? अब नाउ यू आर इन द सेटअप, तो आपको क्या लगता है क्यों कमी है? I think lack of awareness regarding the strength and endurance of this profession The and community. importance and the significance Yes, of this it is profession. highly enduring profession. किस लेवल पे है ये लैक ऑफ अवेयरनेस? गवर्नमेंट लेवल पे, या आप समझती हैं लोगों के अवाम नास के लेवल पे, या मेडिकल के शोबे के अपने अंदर ये अवेयरनेस नहीं है? नहीं, अवेयरनेस तो है, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक पर्सनल वेलबींग की भी बात करें, पर्सनस के अंदर लिटरेसी रेट भी बहुत कम है। वो प्रेफर करते हैं कि अगर उनको प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऑर्थो का, कोई सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो दे प्रेफरेबली गो टू द ऑर्थोपेडिक्स एंड न्यूरो फिजिशियन फॉर देयर कंसल्टेशन। उनको तो पता नहीं है बेचारों को। नहीं, यही बता रही हूँ कि उनको कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं है, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं हाँ कि आप मेडिकल मैनेजमेंट से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी यही होती है कि आप मेडिकल मैनेजमेंट के बिल्कुल उसको साथ लेके चलें, मैं इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये है कि आपकी फ़िज़िकल जो एबिलिटीज़ हैं टू डू, अगर आप हैंडीकैप हो गए किसी चीज़ से, तो फिर आप कोशिश करें कि आप टीम वर्क के साथ चलें, आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलें। ये लोगों के लिहाज से भी अवेयरनेस की इशू है, हमारी जनरल पब्लिक में भी, और थोड़े गवर्नमेंट लेवल पे भी। बिल्कुल सही। काश मुझे याद है, मैं एक चीज़ कहूँगी फिर आपकी बात से कुछ करना चाह रहा था। जब मैंने किया था ना ग्रेजुएट, तो मेरे पास ज़ाहिर ऑप्शन थी कि प्रैक्टिस करें आप, और बड़ी वो भी थी, सरकारी नौकरी भी लग जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। मगर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम यही था जो सब लोग आप लोग बोल रहे हैं, वो ये है कि एक बंदा आ जाता है उठ के और वो आपको बताता है ये कर दो। मेरे से तो ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी यार, ये मतलब क्या आप कौन है? अगर आप ही ने करना है सारा कुछ तो फिर आप कर लें, लेकिन एक तो ये, और दूसरा पे इतनी कम। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने कहा यार 3,500 रुपये महीने के, इतने पैसे तो मैं एक हफ्ते में कमा लूँगी, मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ पे खपने की। सो आई मीन दिस इज़ द डायलेमा कि आप 5 साल पढ़ने के बावजूद और इतने मेरिट के ऊपर जो स्टूडेंट्स आते हैं और फिर इतना खप के वो पढ़ते हैं, और पेरेंट्स के इतने पैसे और इतनी मुशक्क़त हॉस्टल्स में रह के, एंड देन उसके बाद आप उन्हें मतलब पे भी नहीं कर रहे हैं, ये तो डॉक्टर्स को भी नहीं कर रहे हैं और इधर भी नहीं कर रहे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं फराह, बेसिकली प्लानिंग का थोड़ा सा इसमें कमी है। एक्चुअली दुनिया में जो मुल्क डेवलप हो गए हैं उन्होंने प्लानिंग की हुई है कि एक हॉस्पिटल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर इतने पेशेंट्स आएंगे, एज़ पर पेशेंट रिक्वायरमेंट, इतने कंसल्टेंट चाहिए, इतने डॉक्टर्स चाहिए, इतने पीजीज, एमओ, इतने फिजियोथेरेपिस्ट, इतने रिस्पिरेटरी, वो उसके अकॉर्डिंगली बनाते स्ट्रक्चर। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। अगर जिस तरह ये बेनज़ीर में काम कर रही है, बेनज़ीर आपको पता है कि हमारा वन ऑफ द मतलब इस्लामाबाद का लीडिंग है इन पब्लिक सेक्टर के अंदर। मैं शिफा के अंदर काम करता हूँ। हमारे पास तो जिस तरह हमारी प्लानिंग होती है, हमारे पास हर एक फिगर्स के हिसाब से आगे चलने को, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स के अंदर ऐसा नहीं है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फकदान है कि जी के प्लानिंग है नहीं। अब फिजिकल थेरेपिस्ट जिस तरह ने बोला कि 9 बेड्स हैं, 9 बेड्स के ऊपर किस तरह ये कवर करेगी एक लड़की, ठीक है ना। और फिर ये शिफ्ट्स होती हैं, मतलब 24 घंटे पेशेंट की केयर, एक शिफ्ट थोड़ा हो गई, वो तो एडमिट है, उसको तो 24 घंटे 3 शिफ्टों में काम चाहिए। तो यानी कि 9 into आप 3 करें
27 हुए, 27 फिर अगर उसकी ओडी बीडीज और दिन में 2 मरतबा देखना, 3 मरतबा देखना, तो मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन वो एक थेरेपिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे प्लान ये होता है कि जी के जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं वहाँ पे अगर आप किसी भी यूनिट में जाएं, अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्लानिंग है ही नहीं कि फिजियोथेरेपिस्ट कितने नीड हैं, अलाइड सर्विस कितनी नीड है। वहाँ पर एज़ पर रिकमेंडेशन जब बोर्ड बैठता होगा, मुझे नहीं मालूम, मेरा ख्याल से कुछ ऐसे ही बोर्ड बैठता होगा, वो ये देखता होगा हो अच्छा इतने इमरजेंसी में चाहिए, इतने इतने चाहिए, इसको डिक्लेयर, इसको वहाँ पे फील्ड को पीछे कर दिया गया। हमारे यहाँ पे दूसरा जिस तरह ये वर्दा कह रही थी, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम फिजियोथेरेपी प्रोफेशन का बन गया वो सर्विस स्ट्रक्चर बन गया। हमारे यहाँ पे सर्विस स्ट्रक्चर है ही नहीं, ठीक है ना। हमजा क्योंकि एसपीएस को इनका स्केल है, तो इनके यहाँ पे एक सर्विस स्ट्रक्चर है, मूव ऑन, इतना कर लिया, इतना पढ़ लिया, इतना कर लिया, ये कर लिया, तो वो अपग्रेड होता रहता है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट स्केल्स के अंदर चले जाएं, मैं अपने प्रोफेसर जिस तरह जो चले गए दुनिया से, या उनकी बात करूं, या जो भी काम कर रहे हैं, वो 17वें ग्रेड में या 18वें में हायर हुए, बहुत मैक्सिमम को 18वां 19वां, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं उनके लिए। तो इस वजह से भी एक डिमोटिंग फैक्टर है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम ये है, इन्फ्लक्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हमारे पास कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कम से कम उन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के ऊपर तो बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है जो आपके काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए सबसे पहले तो कि इस्लामाबाद की हम बात कर रहे हैं, जी जी, क्या आपकी बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें है सही फिजियोथेरेपी का डिपार्टमेंट? नहीं, यही क्योंकि ये बहुत बड़ा लैकिंग है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंजाब गवर्नमेंट ने तो एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास सामान नहीं है तो हाउ दे ट्रीट, मतलब और थेरेपिस्ट हायर किए उन्होंने और फिर कॉन्ट्रैक्ट पे रहे कुछ अर्सा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गई, गवर्नमेंट चली गई, फिर आ गई। यानी इमेजिन कि रिहैबिलिटेशन की सिर्फ बड़े शहरों में जरूरत है, क्या छोटे इलाकों में डीएचक्यू लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल की, कि भी जरूरत हर जगह है। तो ये अगर नहीं किया गया तो कितनी बड़ी इवन गफलत। डीएचक्यू टीचिंग हॉस्पिटल्स की बात देखिए फराज, जो दुनिया के अंदर इस जगह जो रिसर्च सबसे ज़्यादा, जिस तरह बात कर रहा था कम्युनिटी बेस्ड रिसर्च, वो ये है, मैं एक प्रेजेंटेशन देने गया तो न्यूजीलैंड की एक गवर्नमेंट ने रिसर्च की कि इतने इतने बिलियन रुपीस हम लोग खर्च करते हैं सिर्फ ये जो एब्सेंटिज्म होती है। एब्सेंटिज्म क्यों हो रही है? बैकेक हो गया, सर्वाइकल हो गया, डॉक्टर ने बोला 6 दिन रेस्ट कर लो, 10 दिन रेस्ट कर लो। वो बंदा एक 10 दिन के लिए अपनी फील्ड से चले गया, तो फील्ड के अंदर कितना नुकसान हुआ, 10 दिन की उसकी पे भी उसको देनी पड़ेगी, उसके ऊपर वो जो एनवायरनमेंट वहाँ पे एक और बंदा उसके लिए रखना पड़ेगा, उस वर्क को, लोड को, वो बिलियन के अंदर जाती है। वो इस हद तक सोचते हैं। हमारे यहाँ पे इस जगत के, तो खैर मैं बहुत आगे की आपको बात बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर हम लोग इस चीज़, डिस्ट्रिक्ट लेवल तो छोड़ें, शहरों में भी ये सोचने को तैयार नहीं है कि फिजियोथेरेपी प्रिवेंशन है। आप अपनी हेल्दी लाइफ के अंदर कैसे अपने आप को मूव ऑन कर सकते हैं, आप कैसा अपना आउटपुट मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि लोग ये कहते हैं कि जिस तरह अब रिमोट एरिया में चले जाए, वो कहते हैं गोली चाहिए, एक दवाई चाहिए, एक इंजेक्शन चाहिए, मैं ठीक नहीं हूँगा तो ये होगा। हम भी जब जेपीएमसी में होते थे ग्रेजुएशन के दरमियान अक्सर आते थे, नहीं जी मुझे दवाई दें, तो हम उसको एक विटामिन लिख कर दे दिया करते, लेकिन अपनी थेरेपी पूरी करते थे। वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता था, जो एक थेरेपिस्ट जानता है कि ये साइकोलॉजिकल फैक्टर इस पेशेंट के साथ जा रहा है, ठीक है, ये विटामिन इस जगह। अच्छा बिलाल, ये जो इफेक्ट, ये जो चीजें हैं, ये वहाँ पे हैं अमेरिका में कि वहाँ पे भी वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो माइंडसेट एक चेंज है ना वहाँ का और यहाँ का, आई थिंक वहाँ पे पेशेंट प्रेफर करता है टू गो टू फिजिकल थेरेपिस्ट जहाँ उसे मेडिसिन ना लेनी जहाँ पड़े, मेडिसिन ना लेनी पड़े, जहाँ बिकॉज पे दे वो आर केमिकल सिक एंड से टायर्ड बच ऑफ सके। हैविंग मेडिकेशंस एंड दे नो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसका लॉन्ग रन में कितना प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा शॉर्टकट, जो पेशेंट लेवल पे दे डोंट थिंक एंड दे जस्ट लुक फॉर अ शॉर्टकट, और उसकी वजह से वो अब एक जनरली अगर आप देखें तो पेशेंट से पूछें, वो ये कहते हैं कि ये बहुत महंगा इलाज है फिजियोथेरेपी, क्योंकि आपको 10, 12, 15 सेशन लेने हैं, और वो अगर उसकी कॉस्ट निकालता है, कहता है कि भाई ये तो 30-40 हज़ार रुपये बन गए, ये तो 25,000 बन गए, ये 50,000 बन गए। लेकिन वो ये चीज़ अभी यहाँ के पेशेंट को समझ नहीं आई कि अगर ये 30-40 हज़ार अगर आज आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे ना, तो मे बी 5 लाख की सर्जरी से आप बच जाएं, गुर्दे आपके फारिग होने से बच जाएं, आपका जिगर बच जाए, बिल्कुल बच जाए। तो पेशेंट्स को होता है, अब आजकल तकरीबन 20-22 लाख रुपए बाइलैटरल नी रिप्लेसमेंट के लग रहे हैं, if I'm not wrong, लेकिन वो 50,000 थेरेपिस्ट को देते हुए
उनको वो होता है कि भाई सर्जरी तो अब हमने करवा ली, अब तो हम ठीक हो जाएंगे खुद ही, लेकिन जब तक वो उसको वो नहीं करेगा, उसको मोबिलाइज functioning में नहीं नहीं करेगा, लेकर फंक्शनल आएगा। उसकी गेट ट्रेनिंग नहीं होगी, क्योंकि वो इतने अरसे से एंटाल्जिक गेट के साथ चल रहा था, पेनफुल गेट के साथ चल रहा था, वो गेट उसके ब्रेन में फीड हुई हुई है। वो जब अनकॉन्शियसली, जब अनइंटेंशनली चलेगा ना, तो वो उसी पैटर्न में चलेगा, हालांकि उसको अब दर्द नहीं हो रही, तो उसकी गेट करेक्शन के लिए उसको ट्रेनिंग चाहिए। ये चीज़ जिस दिन यहाँ पे लोगों को समझ आ गई ना, अब जिस तरह जब हम यहाँ से पास आउट हुए 2001 में, उस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 स्कूल थे फिजियोथेरेपी। आज माशाल्लाह 250 स्कूल्स प्लस हैं जी। हर स्कूल से बच्चे निकल रहे हैं और वो आ रहे हैं, लेकिन वन दे कम टू द मार्केट देयर इज नो जॉब। वो इस वजह से नहीं है कि लोगों को अवेयरनेस और इस चीज़ का इदराक नहीं है कि ये समझें कि ये हम इसको, इस तरह इन्होंने कहा कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन है। अगर आपका सिर्फ अभी मसल स्पैज्म हुआ है ना, वो 10 साल रहेगा मसल स्पैज्म जो कमर में, वो इवेंचुअली बोन को पुल करेगा, अर्ली आर्थराइटिस कॉज करेगा, आर्थराइटिस से फिर डिस्क का प्रॉब्लम, वो चीज़ें वो होती बनती, कॉम्प्लिकेशंस की होती चली जाएंगी। इस वहाँ ये प्रॉब्लम एक तो अवेयरनेस की वजह से नहीं है, और दूसरा वहाँ पे इंश्योरेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पे ऑब्वियसली दे डोंट पे आउट ऑफ पॉकेट, या उनकी को पे होती है वो मिनिमल, जिस तरह $140 का एक सिंपल विजिट है, तो उसमें मेरा ख्याल है $10 या $15 पेशेंट को 10% को पे देना पड़ता है। अगर कोई मोडालिटीज़ यूज़ हो रही है कुछ है, अप टू 250 वो जा सकता है, लेकिन उसमें उसका सब्सिडाइज हो जाता है ड्यू टू इंश्योरेंस। यहाँ इंश्योरेंस सिस्टम नहीं है, दे आर पेइंग आउट ऑफ पॉकेट, और वो उनको लगता है कि यार ये तो बस देखने में बड़ा आसान लगता है, बट इट्स अ टेक्निकल थिंग। तो ये चीज़ लोगों को आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, जैसे बाकी दुनिया को पता लगी है, पता लग जाएगी इनको भी, लेकिन उस वक्त तक हमारे यहाँ करना है। कितने मतलब जिगर और गुर्दे के अमराज है, वो हमारी कंटिन्यूस मेडिकेशंस की वजह से जो हम लेते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के हवाले से, और गुफ्तगू हमारी जारी है, लेकिन एक ब्रेक का वक्त है। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए।